अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हैदराबाद में एक बहुत बड़ा स्कैम चला है और इसमें बिल्डर माफिया जिसमें साबिक निगरान वजीर ईश्वर लाल और उनकी एक चहीती खातून हैं जिनका नाम है दुआ थेबो। इन्होंने मिल के लोगों को जो है ना उनको बड़ा नुकसान दिया है। जिन्होंने जमा पूंजी अपनी जमा की है, घर बनाए और ख्वाब देखे कि हम अपना आशियाना बनाएंगे, उनके करोड़ों रुपए वो हथिया के बैठे हैं और मामला तो बड़ा गंभीर है। इसको समझने के लिए मेरी जो पिछली वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, जिसको मैंने कल ही अपलोड किया था और बड़ी तादाद में लोगों ने उसको देखा है। इस मामले को अगर समझना है कि ये आखिर मसला है क्या, इस मसले में दुआ थेबो नामी खातून, जो हैदराबाद की एक बड़ी पॉपुलर खातून बन चुकी हैं इस वक्त, इसने अपने शोहर को जेल में डलवाया हुआ है और उसकी तमाम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कब्जे में की हुई है। इसके साथ मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट थे वो पहले शम्स बिल्डर के नाम पे थे, जिनको इसने तब्दील करा के अब अपने नाम पे किया है, दुआ आइकॉन और वगैरह। तो हमारे साथ इस वक्त इस एपिसोड के जो दूसरे इस मरहले में एक मुतासरा खातून है, कुरतुल ऐन लिगारी, हैदराबाद से ज्वाइन कर रही हैं। उनको मैं आपके सामने पेश करूँगा कि उनके साथ क्या एक नाइंसाफ़ी हुई है, किस तरह से उनको डरा-धमका के अपने हक से महरूम रखा गया है। तो सारी चीज़ें वो खुद बताएँगी। मैं वेलकम करता हूँ कुरतुल ऐन को हैदराबाद से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जो ईश्वर लाल और दुआ थेबो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है आपको? आपके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है और इस प्रोजेक्ट का अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है? काइंडली ये बता दें। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लाइन पे लिया और मेरा मौक़िफ़ सुनने के लिए आपने टाइम निकाला। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मेरा एक जो है शॉप है यहाँ पे फूड कोर्ट, इन्होंने पहले कहा था कि हम लोग मॉल बनाएँगे, उसके ऊपर इनके फ्लैट्स थे। यहाँ पे कुछ 400 फ्लैट्स की तादाद थी, 400 अलॉटीज़ थे हम, और मैंने 2021 में इसको बुक किया था, जिसकी इनिशियल पेमेंट मैंने जो है जल्दी में ही जो है वो सारी पेमेंट ऐसे समझ लें, ये मुझे 1 करोड़ 10 लाख में टोटल तय हुआ, जिसमें मैंने 98 लैक्स इनको दे दिए विदिन, यानी समझ लें 5-6 मंथ्स के या 1 ईयर के मैंने पेमेंट भी कर दी। और बकौल इनके प्रॉमिस के कि हम लोग 1-2 साल में ये मॉल जो है आपको डिलीवर कर देंगे, इसका रेंट आपको मिलता रहेगा, और हमें सुनहरी ख्वाब दिखाए गए। कुछ 1 डेढ़ साल के बाद, या समझ लें कि 5, 6, 8 महीने के बाद ये काम बिल्कुल रुक गया। ये डिस्कनेक्ट हुआ है, जैसे ही फिर दोबारा जॉइन करती हैं मैडम तो मैं बात करता हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारे जो प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट शम्स बिल्डर के नाम से जो प्रोजेक्ट है, अब इसमें ये हुआ है कि जो खातून साहिबा हैं दुआ थेबो, ये एक आम खातून थी, मतलब ब्यूटी पार्लर चलाती थी और इन्होंने कई शादियाँ की हैं और जो आखिरी शादी है वो मोहम्मदीन मेमन नामी एक बिल्डर से है जो शम्स बिल्डर के मालिक थे। उनको इन्होंने इस नहज पे पहुँचाया कि वो जेल में है और गुज़िश्ता कई महीनों से वो जेल से बेचारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से बाहर आए, लेकिन उसको दोबारा जेल में डाला जा रहा है और जेल जाने की वजह ये थी कि जो साबिक इरिगेशन मिनिस्टर थे, पावरफुल ईश्वर लाल, वो इनकी वाइफ़ के साथ क्लोज़ हो गए और उसके मामले को उसने पकड़ा भी सही और उन्होंने अपनी वाइफ़ को मना भी किया कि आप मेरे पार्टनर से बात मत करें। लेकिन ये खातून जो एडवर्टाइज़मेंट के लिए गई थी, सेल्स गर्ल्स के तौर पर ये उस दफ़्तर में गई थी और वहाँ से इसके ये सारे मामला शुरू हुए। सबसे पहले तो ये खातून 10-15 साल पहले रक्षा में चलती थी और एक बाबू नामी गैंग थी जो बिल्डर्स को ब्लैकमेल करते थे या बिल्डर्स के जो कमी-कोताहियाँ थी उनको ये एक्सपोज़ करते थे। वहाँ जाके ये उस गैंग के ज़रिए ये लोगों से मिलती थी। तो अभी दोबारा जॉइन हो रही हैं। तो उस गैंग के ज़रिए ये खातून जो है उन लोगों से मुलाकातें होती थी। बाबू गैंग जो है वो बड़ा पावरफुल होता था हैदराबाद में, तमाम बिल्डर्स को जाके ये ब्लैकमेल करते थे और इसी तरह से ये अपने मकासद हासिल करते थे। इस गैंग की ये मेंबर खातून थी और इस मेंबर खातून ने फिर बाद में जो बड़े-बड़े बिल्डर से जब वास्ता पड़ना शुरू किया तो इसने जाके शम्स बिल्डर को अपना निशाना बनाया। अब आती है, दोबारा मैं इस इश्यू पे आता हूँ, पहले कुरतुल ऐन जो अपना मामला है वो बताएँगी। ये जी, आपकी बात कट गई थी।
जी इम्तियाज़ साहब, मैं आपको ये बता रही थी कि 86 लैक्स मैं दे चुकी हूँ। उसके बावजूद भी मुझे रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बकाया पेमेंट करें। और अब जो है, जो शम्स आइकॉन जिससे हमारी एग्रीमेंट हुई थी, हमें कुछ अरसे बाद पता चला, जब काम रुक गया, हमने पूछना चाहा, चीज़ें इंक्वायर करना चाहीं, तो हमें पता चला कि लैंड ओनर जो है वो कोई और है और इनका आपस में कोई क्लैश चल रहा है, काम बंद हो गया है और मोहम्मद दीन अरेस्ट हो गए हैं। दुआ से जो भी कांटेक्ट हुआ, उसने हमें यही बताया कि हम लोगों ने यही डिमांड की कि हमारे पैसे स्टक हो गए हैं, 3 साल से आपका काम नहीं चल रहा और अब आप हमसे मज़ीद पैसे किस चीज़ के ले रहे हैं? हालाँकि हम 80% पेमेंट कर चुके हैं, 80% के बाद काम भी नहीं चल रहा, हम पैसे किस चीज़ के दें? तो अब हमें ये बताया जा रहा है कि अब जो शम्स आइकॉन है वो ख़त्म हो चुका है और दुआ आइकॉन में तब्दील हो चुका है। अब आप काइंडली अपनी फ़ाइल जो है उसको चेंज कराएँ और अब नए टर्म्स एंड कंडीशंस पे आ जाएँ, नए एग्रीमेंट्स पे आ जाएँ, नए उस पे रेट्स पे आ जाएँ। तो आप खुद सोचें कि एक तो 3 साल से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं नहीं, मेरे साथ 400 अलॉटीज़ सफ़र कर रहे हैं और ये आपका जो सिलसिला है, ये जो आपने ये चीज़ उठाई है, ये मौक़िफ़ उठाया है, सिर्फ़ मैं नहीं, काफ़ी लोग यहाँ पे लाइन अप होंगे और आपको जॉइन करेंगे और आपको बताएँगे कि वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, जिनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, सिवाय इसके कि एक जो है रोज़ हमें 3-4 दफ़ा मैसेज आता है इनकी ऑफ़िस के नंबर से कि मेहरबानी करके फ़ाइल चेंज करवा के जाएँ और अपने ड्यूज़ क्लियर करें। तो मुझे ये मसला है कि ड्यूज़ किस चीज़ के क्लियर करें? ऑलरेडी कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे साथ, ग्रुप हम लोगों का एक बना हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अलॉटीज़ ने काफ़ी कोशिश की, एहतजाज किए, मीडिया पे आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी चीज़ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं निकला, बजाए इसके कि इस चीज़ को दबाया गया, कभी इसको नहीं किया गया। मुझे पता, आई एप्रिशिएट यू, आप इस चीज़ को उठा रहे हैं, आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं अच्छा, और कितने मेरा मकसद प्रोजेक्ट हैं यही है, शम्स मेरी किसी बिल्डर की के? ज़ाती ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। ये जी पहले तो इनके जो प्रोजेक्ट्स थे, जो मेरी नॉलेज में है, जो पहले चल रहे थे, एक अलमदार चौक पे था, 1-2 और प्रोजेक्ट थे, वो इन्होंने हैंडओवर भी किए हैं। एक प्रोजेक्ट इनका फेल भी हुआ था बाईपास पे, जो इन्होंने पैसे लोगों को वापस नहीं किए, वो फाइलें इन्होंने फिर शम्स आइकॉन 1 में मर्ज कर दी, जो अली पैलेस पे है। उसमें भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी कुछ 20 लाख, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग 20 लाख नहीं दे रहे, वो हमारा मामला कहीं और हो गया है, हम लोगों की पेमेंट फंस गई है, वो इन्होंने मेरे पैसे इधर मर्ज कर दिए। 89 लैक्स में दे चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आप मजीद पेमेंट करें और फाइल चेंज करवाएं। ये कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? मुझे जो है इनका स्टाफ से फ़ोन आ रही है और मैंने इनके स्टाफ से पूछा कि भाई ओनर कौन है? ये तो बता दें हमें कि पेमेंट किसको करनी है, किसके अकाउंट में भेजनी है। तो मुझे मैडम दुआ का अकाउंट नंबर भेजा गया कि अब मैडम 2 ओनर हैं और जो है, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, वो हैं हमारे ओनर और ईश्वर अब लाल? मोहम्मद दीन का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा भाई कोई उसकी कोई हमें कोई लीगल, आप कोई ऑथराइज़ेशन, कोई लीगल कोई कि ओनर चेंज हो गया है या हाँ जी, ईश्वर लाल साहब हैं और 2 मैडम दुआ हैं, वो 2 अब ओनर हैं और आप जो है ना, ये प्रोजेक्ट अब दुआ के नाम से। मैंने कहा मैंने तो बुकिंग शम्स मोहम्मदीन शम्स से करवाई थी बुकिंग और मेरा जो एग्रीमेंट है उस पे सिग्नेचर बुकिंग के वक्त दुआ ने किए थे। बुक्ड मेरा जो शॉप था वो दुआ ने किया था, मेरी कांटेक्ट भी उन्हीं से हुई थी, पेमेंट में चेक के सूरत में कर चुकी हूँ, अपने अकाउंट से करती रही हूँ, मेरे पास फाइल मौजूद है उसका और फाइल में सारी डिटेल्स है मेरे पास, सारी पेमेंट्स की रिसिप्ट्स है मेरे पास और इसके बावजूद भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा। 3 साल तक गुजर गए हैं और वो प्रोजेक्ट वहीं का वहीं है। रोज वहाँ पे एक अपडेट आती है कि अभी काम चल रहा है और मेरे घर के पास ही है, मैं देख रही हूँ, मैं लाइव देख रही हूँ कि काम नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो फ्रॉड है, स्कैम है, अब ये जिसको आप मैडम दुआ थेबो कह रही हैं या जो भी, इसने आपसे बराह रास्त कभी बात की? आपको कभी इन्होंने कोई थ्रेट किया? जी, इनसे मेरी बराह रास्त बात हो चुकी है इस मामले पे। पहले तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सेल करवा के दूँगी, तो मैंने इनसे कहा कि जिस रेट पे आपने मेरा ये शॉप बुक किया है, अब तो इसके रेट्स हाई हो गए हैं, तो अब आप मुझे इसके करंट रेट्स के हिसाब से सेल करवा के दें। तो उन्होंने कहा हाँ, ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। फिर जब काफ़ी टाइम गुज़र गया तो मैं इनसे राब्ता करती रही, ये मुझे कहती रहीं कि हमारे मसले चल रहे हैं,
जब मैंने थोड़ा-सा इनसे बहस की तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। मैंने इनसे कहा कि अगर अपने पैसे माँगना ब्लैकमेलिंग है और आप इसको अगर ब्लैकमेलिंग कहती हैं तो भले कहें, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं है, ये तो मेरा हक है। और आप मेरा हक कैसे दबा सकती हैं? और सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, मेरे साथ 400 लोग खड़े हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीच कासमाबाद में आप एक प्रोजेक्ट खड़ा करें और वो इतना उसका 3-4 मंजिलें बन गई हैं, वो बनी है। आपकी अपनी जेब से तो नहीं बनी है ना, उसमें हमारा पैसा लगा है। और उसकी अब आप हमें कह रही हैं कि वो सेल तब होगा जब आपके मसले हल होंगे। उन मसलों से हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। आपकी पर्सनल ज़िंदगी में जो भी होता है उसमें हम अलॉटीज़ का तो कसूर नहीं है। पर्सनल जिंदगी में मैं आपसे मजीद तो नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या आपको इसने कोई धमकियां शमकियां तड़ियां लगाई? धमकियां बस ये थी कि इनका बिहेवियर बहुत रूड था और इनका जो था वो तरीकेकार के, हाँ बस पहले तो ये था कि यदि मैं जो आपसे दोस्ती में कर रही थी, अब दोस्ती खत्म हो गई। तो मैंने इनसे कहा कि क्या मतलब दोस्ती खत्म हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई? तो इन्होंने कहा हाँ बस यही है कि आप जो है ना मैं ब्लैकमेल कर रही हैं। मैंने कहा भाई मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, अपने पैसे मांग रही हूँ। तो देखिए, अगर एक बंदा 3 साल से सफर कर रहा है और वो आपसे बात करता है और आप उसको रूडली बिहेव करते हैं उसके साथ, तो आप ये उसको क्या पहले नाम भी दोगे? जब आपने बुकिंग कराई थी डॉक्यूमेंट पे इसी की साइन है? जी, जी, ये जो रिसिप्ट्स थी जब मेरी बुकिंग थी, एट द टाइम ऑफ बुकिंग इन्होंने जब बुक किया था, तो इनसे ही मैंने बुक करवाया था और इन्हीं की साइन थी, मैं इन्हीं से ही मिली थी। अनफॉर्चुनेटली मैंने इन्हीं से ही कॉन्टैक्ट किया था और इन्हीं के थ्रू मेरा बुक हुआ था। डायरेक्ट इन्होंने ही बुक किया था, किसी में रियल एस्टेट के उस पे नहीं गई थी, कोई बंदा बीच में नहीं था, मेरा डायरेक्ट ही इनसे हुआ था। मैं ऐसे ही गई थी, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो इन्होंने मुझे शीशे में उतार लिया कि आप इन्वेस्ट करें और आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो फ़ायदे को तो छोड़ें, अब तो बात नुकसान से भी आगे जा रही है। तो आप इसकी बातों में आ गई, तो ये खातून क्या उस वक्त भी इसी तरह से थी जो आज ये ठाट बाट दिखा रही है? नहीं, उस वक्त भी इसके ठाट बाट तकरीबन वैसे ही थे, क्योंकि मोहम्मदीन मेमन इनके हस्बैंड थे और वो काफ़ी वेल स्पोकन और वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिले मुझसे। उन्होंने बहुत मुझे अच्छे तरीके से समझाया कि आपने बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है। वो अपनी बीवी के साथ शाना बशाना उनके साथ वो उनके काम से सेटिस्फाइड थे और वो वक्तन फवक्तन ये भी कहते थे कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली है और इतनी शार्प और इतनी जो है इतनी तेज। मार्केटिंग में इतनी मेरी हेल्प की है, इतना मुझे फायदा दिलवाया है। माशाल्लाह। तो अभी पूछा है जब जेल में है कि उनको अभी तक प्राउड है? अभी तो मैं चल। नहीं कह सकती कि अभी वो प्राउड करते हैं या नहीं करते अपने स्पाउस तो पे, जो लेकिन जो मैं हेल्थ अपने है, फैसले पे बहुत रिग्रेट कर रही हूँ। हाँ, जो हेल्थ थी मोहम्मद दीन मेमन की उस वक्त कैसी थी, और जो आजकल आप तस्वीरें उसकी देख रही हैं वो आपको कैसे नजर आ रही हैं? जी, वो तो बिल्कुल आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देख रहे हैं। मैंने इनको तब देखा था जब ये बहुत माशाल्लाह हेल्दी और गुड लुकिंग लगते थे। जब आखिरी दफ़ा मैंने इनको देखा तो ये बहुत कमज़ोर, जब पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा शायद जेल से आए थे, तो मैंने इनसे पूछा। बार बार लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है और बातचीत का सिलसिला हमारा जारी है, लेकिन क्योंकि हैदराबाद में लाइट नहीं है तो इसलिए अंधेरे में वो बार बार जो है प्रोग्राम हो रहा है। और इसके साथ जो मैडम हैं कुरतुलैन, इनके वाईफाई का भी शायद मसला होगा। तो अब मसला इस पे आता है कि एक खातून जो अपने दस्तखतों से साइन से ये लोगों को रसीदें देती थी, बुकिंग करती थी, वो खातून जेल से बाहर है और उनके शोहर को जेल में डाला गया। एक अच्छा बिजनेस करने वाला बंदा मोहम्मदीन मेमन इस औरत के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं। और इसके साथ इस औरत ने जब इनको फंसाया तो उस वक्त भी इस औरत की कहानी कुछ यूं है मेरे भाइयों, जो मुनासिब मुझे नहीं लगती बार बार बताना, लेकिन हमारे पास बहुत सारी इज्जतदार खवातीन हैं, वर्किंग वोमेन है, मैं उनकी सबकी तहे दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन जो क्रिमिनल हैं, जो इस तरह के माइंड रखती हैं कि अगर किसी को भी नुकसान देना हो, कुछ भी करना हो, और वो आए और ये समझें कि मैं औरत के उस लिबादे में खुद को बचा लूंगी, तो मेरा मकसद ये होता है कि बराबरी के हिसाब से चले।
جس کا جتنا گناہ ہے وہ چاہے عورت یا مرد ہے ان کے ساتھ اسی طریقے سے چلنا چاہیے، کسی سے کوئی رعایت نہیں برتنی چاہیے۔ تو دعا تھیبو نے اپنے شوہر کو تو برباد کیا، لیکن اس شوہر کو برباد کرنے کے پیچھے یہ ہے لالچ و حرص اور ہوس تھی کہ ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو پروجیکٹ شمس آئیکون ہے اس کے اصل مالک ایشور لال ہیں، اور ایشور لال جو ہے ایک پاورفل بندہ ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کے جو تعلق ہے وہ ایشور لال سے بنا لیا، اور اس کی کہانی میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ میڈم آئی ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں۔ تو جی پھر جب سائن اس کے قرۃ عین صاحبہ، جب سائن جو ہیں دعا تھیبو کے ہیں، تو دعا تھیبو جیل میں کیوں نہیں ہے، یا اس کے خلاف کیسز کیوں نہیں ہے؟ جی، جب میں نے جو ہے اس چیز کی انکوائری کی کہ دعا تھیبو نے بکنگ کی تھی، اور وہ جیسے کہ میں سمجھتی تھی کہ وہ لسٹ آف آنرز میں ہیں، تو مجھے یہ بتایا گیا، ایون دعا میڈم بھی یہ کہتی رہی کافی الاٹیز کو، جو میرے جاننے والے تھے ان کا جب وہاں پہ جاننا ہوا، اور میں نے بھی ایک دو ملاقاتیں ان سے کی، تو وہ کہتی رہی کہ یہ پروجیکٹ میرے ہسبینڈ کا ہے، اور میں ایز اے مارکیٹنگ یعنی سمجھ لیں کہ مارکیٹنگ مینیجر سمجھ لیں، یا ایز اے مارکیٹنگ پرسن ان کی صرف ہیلپ کر رہی تھی، اور ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی ان کی پراپرٹی سیل آؤٹ کرنے میں، جو کہ میرا فرض ہے، میں اس فیلڈ سے وابستہ ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کر رہی تھی۔ اب کیونکہ ان کے مسئلے ہیں، وہ ان مسئلوں سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب سینیریو چینج ہو چکا ہے، اب میڈم دعا خود اونر بن گئی ہیں، اور اب محمد دین صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے اسکرین پہ، اور ہم لوگ پریشان ہیں کہ اونر کون ہے، اس میں ہم لوگ پیمنٹ کس کو کریں، اور کل کو ہمیں ڈیلیور کون کرے گا، اور ہمارے پیسوں کی ذمہ داری کون لے رہا ہے۔ تو کائنڈلی مجھے اس چیز کو کلیئر کیا جائے میرے ساتھ کہ ہم لوگوں نے جو پیسے دیے ہیں وہ تو ہم نے دیے ہیں شمس بلڈرز کو۔ اب یہ ہم لوگ اگر فائل چینج کراتے ہیں تو ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اگر الاٹیز جا تو رہے ہیں جو فائل 400 الاٹیز ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا لوگ وہ مرج کروا رہے ہیں فائل شمس بلڈر کی دعا اس میں؟ کچھ الاٹیز سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جب گئے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چینج کرائیں مرج کرائیں، تو ہم لوگوں نے جب کافی بحث کی تو انہوں نے کہا چلیں آپ پھر ایسا کریں کہ آپ جو ہے نا ہمیں فائل واپس کر دیں، اپنے پیسے لے لیں۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پیسے واپس کریں اب کے ریٹ کے حساب سے۔ تو یہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ 20% لے لیں پیسے اور باقی قسطوں میں لے لیں، اور ریٹ کے حساب سے کیا 20% آپ کے پیسے ڈیڈکٹ ہوں گے، کٹیں گے، مائنس ہوں گے، 20% لے نہیں، باقی جو پیسے ہیں وہ آپ قسطوں میں لیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں نے کروڑے روپوں کی انویسٹمنٹ کی ہے، وہ اگر 20% اپنا ویسٹ کر دیں 3 سال کے بعد اور باقی پیمنٹ قسطوں میں لیں تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کتنی رقم بنے گی 400 لوگوں کی؟ یہ تو جی مجھے اندازہ نہیں ہے، کیونکہ فلیٹ کی قیمت سب کی الگ ہے، کچھ اپارٹمنٹ ان کے 4 بیڈ ہیں، کچھ 5 بیڈ ہیں، اور جو ان کا لوور گراؤنڈ ہے وہ بیسمنٹ، وہ انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ 20% دینے پہ آپ کو ہم لوگ 80% دینے پہ ہم آپ کو رینٹ بھی دیں گے اس کا۔ 1 سال تک کچھ لوگوں کو رینٹ ملتا رہا، اس کے بعد وہ رینٹ بھی بند ہو گیا۔ کچھ الاٹیز اس میں ایسے ہیں جنہوں نے فل پیمنٹس کی ہوئی ہیں، شاپس کی، فلیٹس کی۔ اب مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ اربوں کا معاملہ ہے، یہ کوئی کروڑوں کا معاملہ نہیں ہے۔ کتنے شاپس تھے، کتنے اپارٹمنٹ تھے؟ 400 الاٹیز ہیں تقریباً، اس میں نہیں، کچھ شاپس ہوں گے۔ شاپس کی تعداد اور پروجیکٹ کتنے ہیں؟ نام کیا کیا پروجیکٹس کا؟ کیا پروجیکٹ کا نام تو جی یہ انہوں نے رکھا تھا شمس آئیکون۔ اوکے، شمس آئیکون کے نام سے پروجیکٹ یہ انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، اور یہ جو ہے یہ 400 الاٹیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب میں اس میں شور نہیں ہوں کہ اس میں ایک تو ان کا فرسٹ فلور جو ہے وہ مال کے لیے انہوں نے ریزرو کیا ہے، سیکنڈ فلور پہ ان کا فوڈ کورٹ ہے، اور بیسمنٹ میں ان کی پارکنگ ہے، اور جو ہے ایسے ان کا جو ہے یہ اس کے کس اوپر لوکیشن پہ بن رہا ہے؟ یہ مین قاسم آباد فیز 1 علی پیلس کے ساتھ ہی بن رہا ہے، اور مین لوکیشن ہے، پرائم لوکیشن ہے حیدرآباد قاسم آباد کی۔ قاسم آباد میں کوئی اچھا مال نہیں تھا، تو قاسم آباد کے لوگوں نے یہ سوچا کہ چلیں ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ 1 سے 2 ہو جائے گی، اور یہاں پہ ہمیں بہت اچھا پروفٹ ملے گا، کیونکہ حیدرآباد میں ایک ہی مال ہے جو بہت دور پڑتا ہے یہاں سے، بالی اور ووڈ یہ مال جو ہے وہ دور پڑتا ہے۔ اس مال کا بھی کھانا خراب کر کے آئی تھی یہ میڈم؟
जी, इनका वहाँ से भी ताल्लुक रहा था, लेकिन मैंने इनसे ये सवाल भी पूछा था कि आपका, जब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो मुझे अपनी फ्रेंड सर्किल में पता चला कि ये वहाँ पे भी इनका कुछ मसला था, तो मैंने इनसे ये पूछा कि आपका वहाँ पे क्या इशू था, और मुझे लोग पता नहीं क्या कह रहे हैं कि आपने गलत जगह तो इन्वेस्ट नहीं किया। तो इन्होंने मुझे कहा कि वहाँ तो मैं एज अ एम्प्लॉय काम करती थी, यहाँ तो मैं ओनर हूँ, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको हर कदम पे सपोर्ट करूंगी, और ऐसा कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपके पैसे सेफ हैं, मैं बैठी हूँ। आज भी आप इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स उठा के देखें, उसमें ये यही कहती हैं कि ये अलॉटीज के पैसे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ऑनेस्टली ये बताएं कि ये खातून क्या है, क्या फिल्म क्या है? थोड़ा सा आपने भी अभी ज़ाहिर है मुतासिर हैं, पूछा होगा इसके पीछे कौन सी ऐसी कुव्वत है जो आपको इंसाफ नहीं दिलवा सकती। आपके अरबों रुपए जो लोगों के लगे हुए हैं वो इनसे कोई रिकवर नहीं करा सकता। इस तरह से बिल्डर जेल में जाता है जिस तरह से शम्स जेल में है और पीछे उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं। पहली दफा जब ये मोहम्मद दीन साहब अरेस्ट हुए थे तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सब कुछ बताया था कि पर्सनल इश्यूज थे। फिर लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू किया तो इन्होंने यही बताया कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने कुछ चेक जो है हमारे वो निकाल के उनको मिसयूज करके हमारे सिग्नेचर किए थे, और वो जो चेक थे वो बैंक से जब वो कैश नहीं हुए तो उनके केसेस में मोहम्मद दीन साहब अरेस्ट हुए। लेकिन जितना मैं समझती हूँ, आप जो मुझसे सवाल पहला आपने मुझे पूछा कि ये फिल्म क्या है, फिल्म तो मुझे पता नहीं है कितने घंटों की फिल्म है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आप खुद सोचें कि एक बंदा इतने पैसे खा के इतनी दरिया दिली से ऑफिस में बैठ के, और उसको जब तक कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अगर उसको कुछ नहीं हो रहा, कोई उसको कोई चीज कंट्रोल नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली उसको किस चीज की सपोर्ट है, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। और मुझे नहीं पता कि क्या सपोर्ट है, क्या मसला है, लेकिन आप खुद सोचें कि आजकल कोई किसी के 10,000 भी खा जाए तो दूसरे दिन पे उसकी एफआईआर हो जाती है और पुलिस उसके दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है कि भाई आपने इसके पैसे खा लिए हैं। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में, सिंध में अनफॉर्चुनेटली लोग झूठे केसों में भी सजाएं जो है भुगत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबूतों के साथ हम लोग चीख रहे हैं 3 सालों से और उसका कोई भी दाद फरियाद नहीं हो रहा। तो आप समझें कि क्या चीज है जो इसको कुछ भी इस पे लाए अमल नहीं हो रहा। ये जो आपकी ईश्वर, आवाज नहीं। हाँ, ये जो जी जी। ईश्वर लाल हैं, ईश्वर लाल का अब तक क्या रोल सामने आया है? इतना पावरफुल बंदा है और ये दुआ थे वो उसका नाम इस्तेमाल कर रही है और कहती है कि प्रोजेक्ट उनका है। क्या चक्कर है आखिर में कि शोहर को छोड़ के ईश्वर लाल के प्रोजेक्ट में एंट्री मारी है इन्होंने? ईश्वर लाल का जी मैं उनको पर्सनली नहीं जानती सिवाय इस चीज़ के कि वो पॉलिटिशियन है और वो मिनिस्टर साहब हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मैं उनको पर्सनल नहीं जानती और ना ही कभी मेरा उनसे सामना हुआ है या मैंने उनको कभी ऑफिस में इनके देखा है या किसी लीगल डॉक्यूमेंट में। जब हमारा एग्रीमेंट भी हुआ था तो ईश्वर लाल साहब कहीं नहीं पे उस वहाँ पे, तो मुझे ये पता भी नहीं था कि ये लैंड ओनर ईश्वर लाल साहब हैं या इनका कोई ताल्लुक है इनसे या वो कोई इनके पार्टनर हैं। जब हम लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया और हमें कोई आउटपुट नहीं मिला तो फिर ये सिनेरियो हमारे सामने रखा गया कि हमारे दूसरे पार्टनर्स भी हैं जिनके साथ हमारा जो है ये क्लश चल रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का काम बंद हो गया है, और हमें फिर ये मैटर्स और फिर ये एक्सक्यूजेस दिए गए कि ये मामलात हैं। वैसे हमें पता नहीं था इससे पहले कि मसला क्या है, ये इन्वेस्टमेंट किसकी है, लैंड किसकी है, क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला शम्स था और मोहम्मद दीन जो है वो काफ़ी अच्छे नाम से जाना जाता था, हैदराबाद के अच्छे बिल्डर्स में से था, लोग उन पे रिलाय करते थे, काफ़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर किए हैं। तो मैंने इनका बैकग्राउंड जब चेक किया तो मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा मिसहैप होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो हुआ है इसका अब आगे चल के ही पता लगेगा कि इसका मेन ओनर कौन है। मतलब चुड़ैल ने सारा कुछ नुकसान दे दिया ना, मतलब उसके कैरियर को तबाह कर दिया। हाँ? बस अब कैरियर तो वो उनका पर्सनल फैसला था उनकी शादी का, वो तो नहीं कह सकते कि उन्होंने शादी क्यों की, किस वजह से की, लेकिन ये जो है उनके पर्सनल मैटर्स की वजह से जो लेकिन दूसरे लोग एक एक बात सुने, अल्लाह को हाजिर नाजिर थोड़ी सी बात करके बात करेंगे। आप जाहिर औरत हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपना घर
इतने पावरफुल औरत कैसे हो सकती है जिसको पाकिस्तान में पूरे सिंध के अंदर मिनिस्टर उनके सामने बेबस हैं, पुलिस के अफसरान बेबस हैं, आपके केसेस नहीं लिए जा रहे हैं। आप सोचें कि आखिर कौन सी ऐसी गैबी ताकत है जो इस खातून के पीछे है। जी जी, मैं वही अर्ज कर रही हूँ आपको कि ये भी ताकत बिल्कुल है, ये भी ताकत बिल्कुल है, लेकिन ये भी ताकत अभी तक तो वो हमारे साथ तो वो हाइड वाला सीन चल रहा है ना, कोई सामने नहीं आ रहा। इसकी जो भी सामने सिर्फ फ्रंट पे यही है, यही खुद को दिखा रही है कि मैं बैठी हूँ, अभी भी यही बता रही है कि मैं ओनर हूँ, मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ है और मोहम्मद दीन ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि आप जाकर डील करें, अब ये आपकी चीज है। और मेरा ईश्वर लाल से भी पैक्ट हो गया है, वो भी एग्री है, मोहम्मद दीन भी एग्री है। अब ये बता रही हैं कि अब ऑल इन ऑल मैं हूँ और मैं ही ओनर हूँ, आप आके डील करें, अपना फाइल चेंज करें। तो मुझे अब ये क्यूरी है कि ये चीज भी इस पे रिलाय कैसे किया जा सकता है आगे चल के। जो हम लोग अगर कोर्ट में भी जाते हैं, सिविल सूट भी करते हैं, तो हमारा तो फिर केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि हमने तो शम्स आइकॉन में बुकिंग करवाई थी, अब दो आइकॉन आ गया है। तो आप अपने दीगर अलाटीज को क्या कहना चाहेंगी इस फोरम पे? मैं आपके तवक्सुस से यही कहना चाह रही हूँ कि कुछ भी कोई भी फैसला करने से पहले आप 10 दफ़ा सोचें, क्योंकि ये एक दफ़ा की चीटिंग नहीं है, ये हमारे साथ तीसरी दफ़ा हो रहा है। पैसे लिए जा रहे हैं, काफ़ी लोग 100% पे कर चुके हैं, काफ़ी लोग मेरी तरह 80% कर चुके हैं, काफ़ी लोग और मज़ीद ज़्यादा फंसे हुए हैं, किनके 4 यूनिट्स हैं, किनके 5 हैं, चले मेरा तो 1 यूनिट है, 1 शॉप है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके 6-6 यूनिट्स भी बुक्ड हैं। तो काइंडली इस चीज़ पे सोचें और बराए मेहरबानी दोबारा इनके साथ इन पे ट्रस्ट करने के बजाय आप चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट करें। और मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम्स के बाद तो अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इस बारे में। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको इस खातून का क्या रवैया लगता है, ऑफिस इसका किस तरह से है, इसके ठाठ बाट कैसे हैं, जब आप दफ्तर जाते हैं तो ये किस तरह से आपको बिहेव करती है वहाँ? ऑफिस तो इनका बहुत अच्छा है, और ठाठ बाट तो इसके आप देख ही रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ठाठ बाट के हिसाब से ये किसी चीज़ में कम, किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और दूसरी बात के ऑफिस में इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता था, नो डाउट। हम लोग क्लाइंट्स थे, अलॉटीज थे, हम लोग जब भी जाते थे तो ये हमारे साथ रेस्पेक्ट से पेश आती थी, और हमें ये बताया जाता था कि ये जो 4 लोग बैठे हैं, इनको इनको हमने 10 लाख का फ़ायदा दिया है, इनको 15 लाख का दिया है, इनको 20 का दिया है, विदिन मंथ इनको इतना हम लोगों ने अपग्रेड कर दिया, विदिन 2 मंथ इनको इतना। एक बंदा वहाँ पे ऐसा भी मुझे मिला जो इनके उठ जाने के बाद मुझे कहने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने फाइल वापस कर दी थी और विदिन मंथ कर दी थी। तो मैंने इनको कहा कि आप मैडम को अपने मुंह के सामने ही बोल देते वो चीज़ कि अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे बोलूं, वो मेरे सामने आपको कह रही हैं कि मुझे 30 लाख का फायदा हुआ है, और मैं उनसे कैसे बोलूं कि मुझे फायदा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ये चीज तो गलत है, चलें आप मुझे अब बता रहे हैं जब वो उठ गई हैं। अगर यही चीज आप उनके सामने कहते तो हो सकता है मेरी जगह पे कोई और होता तो वो ये जरूर सोचता कि मैं तो चीट हो रहा हूँ यहाँ पे। अगर किसी के सामने आप उसको कह रहे हैं कि मैंने देखे इतने इतने लोगों को फायदा दिया है और आप भी फायदा उठाएं, तो आप तो उस चक्कर में आ जाएंगे ना। और जिसके तो ये रिस्क, इतना बड़ा फ्रॉड और इतनी नाक की पकाई के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है अपने उस पे कायम है उस चीज पे, और इनको इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है। और आज भी ये जो है उस चीज पे यानी आप समझ लें कि फोकस्ड हैं, और ऐसे समझ लें कि इनको कोई इल्हाम हो गया है अल्लाह की तरफ से कि इनको जो है ना ये प्रोजेक्ट इनका ये फेल नहीं होगा और लोगों को पैसे भी मिलेंगे, इतना ये शोर शॉट कह रही है सब कुछ होगा, सही होगा, लेकिन काम भी नहीं चल रहा, किसी को फायदा भी नहीं हो रहा, कोई सेटिस्फाइड भी नहीं है। फिर तो इनको इल्हाम ये आप इस मामले को लेके कुछ आगे करने जा रही हैं, कोई एहतजाज, कोई लोगों को ये कहना कि भाई बाइकाट करें इस शम्स बिल्डर का और ईश्वर लाल और दुआ थेबो का, इस मामले पे कोई डिस्कशन, कोई अभी जो ये हालात में क्रिएट हुए हैं मेरे प्रोग्राम्स के बाद कुछ लोग डिस्कस कर रहे हैं अब इस मामले को? आपके प्रोग्राम्स की माशाल्लाह आपकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको लोग लाखों की तादाद में देखते हैं, आपको लोगों ने देखा है, और आपकी प्रोग्राम्स की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आई है। वो फैक्ट्स जो हम लोग नहीं जानते थे, इवन मैं भी नहीं जानती थी, तो आपके प्रोग्राम्स के बाद मुझे पता चले हैं। लेकिन देखें, अब फैसला तो हर कोई अपना इंडिविजुअल लेगा,
لیکن یہ ضرور ہے کہ کافی لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ لوگ فائل کنورٹ کروانے کے موڈ میں نہیں ہیں. وہ لوگ سول سوٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کورٹ کے تھرو ان سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے ان کو لیگل نوٹس بھی بھیجا ہے جن کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. میں کورٹ کے تھرو بھی گئی ہوں, میں نے ان سے لیگلی بھی یعنی فیس کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ کورٹ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر کال پہ بھی ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے تو یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے یہ پیسے تو ان کے اپنے تھے, انہوں نے رکھ لیے ہیں, اب ان کی مرضی ہے, یہ جس حساب سے ہمیں قسطوں میں واپس کریں گے یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی قسطوں میں لیں گے, کیونکہ ہم لوگ پھنس گئے ہیں اب ان کی اس میں ڈرامے بازی میں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو بائیکاٹ شمس بلڈر ہے اور بائیکاٹ دعا تھے اس کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں؟ بالکل کر رہی ہوں جی, میری طرف سے آپ کو بالکل 100% سپورٹ ہے, اور میں اس چیز میں آپ کے ساتھ ہوں. میں آپ کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی افیکٹیز ہیں, الاٹیز ہیں, جو الاٹیز نہیں بھی ہیں, ان کو بھی اس چیز میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہم سب کا حق ہے. اور بینگ اے سندھی میں سب کو ریکویسٹ بھی کر رہی ہوں کہ یہ سندھ کے لوگوں کا مسئلہ ہے, حیدرآباد کا مسئلہ ہے, انٹیریئر میں جو بھی ہمارے بھائی ہیں کافی ان کی انویسٹمنٹس ہیں, جو بھی ہیں, جو الاٹیز نہیں بھی ہیں وہ بھی بولیں اس مسئلے میں, کیونکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان کے ظلم کا شکار ہوا ہے. چلیں 1 منٹ ہولڈ کریں. یہ دیکھیں کہ اس وقت کے متاثر اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, اور میں نے پہلی ویڈیو میں سب کچھ اس خاتون کا پروفائل بتا دیا ہے, تو آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کس طرح سے یہ خاتون لوگوں کو لوٹ رہی ہے, کس طرح سے لوگوں کو فراڈ کر رہی ہے, اور کس طرح سے ایک مافیا ہے جو سندھ کے اندر آپریٹ کر رہا ہے, جس میں ایشور لال نے اپنے پاور کا غلط استعمال کیا اور ایک شخص کے ساتھ ناانصافی اس طرح سے کی کہ اس کو جیل میں ڈال کے اور اس کی بیوی کے ساتھ پارٹنرشپ کر دی, اور بہت ساری لمبی پارٹنرشپ ہے, تو اس کی سی سی ٹی وی بھی میں نے دی. تو امید کرتا ہوں کہ دوسرے متاثر بھی آگے آئیں گے اور بائیکاٹ شمس بلڈر, بائیکاٹ ایشور لال اور دعا تھیبو اس کو سپورٹ کریں گے, اور اس میں جو یہ مافیا ہے اس کو بے نقاب کریں گے.